Okay, students. So now we are going to solve question number 47. So this is the balance sheet given. And what we have to do is we have to again prepare the cash flow statement. हमें क्या प्रिपेयर करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. दैट मीन्स ऑल द थ्री: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. दिस इज द नोट टू अकाउंट गिवन. और आपको पता है नोट टू अकाउंट का यूज कब होता है और इसका बैलेंस शीट का यूज कब होता है. ठीक है, कुछ चीजें जो है वो नोट टू अकाउंट में गिवन है, जिससे ये पता चलता है कि वो जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या क्या किया. ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ गिवन है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग को फाइंड आउट करने के लिए कैसे आपका नोट टू अकाउंट में आपने प्रिपेयर किया. देयर आर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो गिवन, दैट मीन्स एडजस्टमेंट गिवन. तो ये क्वेश्चन आपको एडजस्टमेंट के साथ करना है. एडजस्टमेंट एक बार पढ़ लेते हैं. सी 12% डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015. सो यहाँ पे क्या गिवन है? डिवेंचर गिवन है. तो डिवेंचर भी आप यहाँ पे लेंगे. ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे? डिवेंचर भी आप लेने वाले हैं फॉर इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. टैक्स 70,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, और टैक्स भी पे किया गया है. ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका गुडविल, इंटेंजिबल एसेट में गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है. ठीक है, दैट मीन्स ये जो आपका पूरा वर्क है इसमें डिवेंचर इंक्लूडेड है ना. 12% डिवेंचर रिडीम्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन एडजस्टमेंट में, तो इसलिए आप ऑपरेटिंग में भी इसे लेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट वी यूज टू राइट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर. सो प्रॉफिट फॉर द ईयर. नाउ prepare the format also. The first thing we used to write is profit for the year. So let us see what is given here. So you can see in note to account यहाँ पे given a surplus balance in the statement of P&L account. क्लोजिंग इज गिवन 2 लाख एंड ओपनिंग इज गिवन 50,000. और ये क्या है? आपका निगेटिव में है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा. तो जब क्लोजिंग से ओपनिंग को माइनस करते हैं ऑलरेडी निगेटिव में, ये प्लस हो जाएगा. सो इट इज गोइंग टू कम एज 2 लाख माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है 50,000. सो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. इट विल बी 2,50,000. ठीक है, ये आपका आ गया 2,50,000. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपका टैक्स आपने पे किया है. तो टैक्स आपने पे किया है तो कुछ तो टैक्स के लिए प्रोविजन आपने रखा होगा. ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सारी चीजें हम लेते हैं. सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू ऐड व्हाट? प्रोविजन फॉर टैक्स. In how you are going to find out provision for tax? So for this you can prepare the account also. इसके लिए आप अकाउंट भी बना सकते हैं. Else what you are going to do is see यहाँ पे given है क्लोजिंग बैलेंस 70,000. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका कितना? 90,000. तो 90 माइनस 70 इज 20,000. ठीक है, 90 माइनस 70 इज 20,000. और फिर आपका कितना गिवन है? टैक्स पे किया गया है 70,000. सो 20,000 आया. 70,000 माइनस 20,000 इज 50,000. सो अब आप जो प्रोविजन रख रहे हैं वो कितना हो जाएगा? 20,000. क्लियर? सॉरी, 7,000 माइनस 70,000 माइनस 20,000 विल बी 50,000. सो प्रोविजन यू आर कीपिंग इज 50,000. इफ यू आर in confusion how to prepare the provision for tax account, let me show you the account. Okay, let us prepare the provision for tax account so you are going to understand very clearly. Provision for tax account. अभी हमें इस यहाँ पूरा प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तभी तो हम वहाँ पे प्रोविजन के नाम से लिख सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है और उसके साथ एक टैक्स पेड भी दे दिया है. ठीक है, तो अगर टैक्स पेड नहीं देता तो ओपनिंग क्लोजिंग बस डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, बट टैक्स पेड भी दिया है. तो सबसे पहले चीज यहाँ पे गिवन है क्या? दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? हम ओपनिंग बैलेंस को किधर लिखेंगे? इस साइड. सॉरी,
वी आर गोइंग टू राइट ओपनिंग बैलेंस दिस साइड. वाई? क्योंकि ये हमारा एक तरह से एक्सपेंसिव है. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट विल बी 90,000. एंड यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन, दैट विल बी 70,000. ठीक है, अभी 20,000 का डिफरेंस आ रहा है. बट यहाँ पे हमने टैक्स भी पे किया गया है, जो किस नाम से आएगा? टू बैंक, क्योंकि एक तरह से एक्सपेंसेस है ये. टैक्स पेड, तो ये हो गया 70,000. नाउ 1,40,000 minus 90,000, 50,000 is coming. 50,000 is your by P&L अकाउंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये P&L अकाउंट कैसे? क्योंकि एक तरह से ना ये जो आपका प्रोविजन बैलेंस आ रहा है. अब इसी प्रोविजन बैलेंस को तो यू आर गोइंग टू राइट इन द प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. ठीक है, यही आप यहाँ पे लिखने जाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स में. आप कितना अमाउंट लिखेंगे? दैट इज 50,000. ठीक है, ऐड करना है. नाउ योर आंसर इज कमिंग 3 लाख. आंसर इज कमिंग 3 लाख. ये जो 3 लाख है ये आपका क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. ठीक है, तो आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे निकलता है. फिर इसमें हम क्या प्लस या माइनस करेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा. फिर इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा कैश यूज फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा. ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा. नाउ दिस इज क्लियर. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू ऐड इन दिस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्योंकि ये भी एक तरह का आपका एक्सपेंसेस है, ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है. ठीक है, तो इसीलिए आपने ऐड किया है. नाउ यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर आपने दिया है ना, कितना? 12% पे दिया है. ठीक है, 12% पे दिया हुआ है. और यहाँ पे गिवन आपका कितना? दैट इज 5 लाख. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख. तो 5 लाख पे आप 12% निकालेंगे. ओके, सो दैट इज कमिंग हाउ मच? So we have to find interest on debenture. So let us find. So opening balance was given 5. Interest on debenture. So it is coming 5 lakh. 5 lakh is the opening balance. 12% you are charging the interest. Okay, so it is coming 60. It is coming 60,000. So 60,000 is the interest on debenture. Now there is some more things are given like goodwill. See, goodwill is given. So goodwill amortized, that is given 20,000 and 30,000. 30,000 was the opening balance, 20,000 was the closing balance. तो कम हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका ऐड हो जाएगा. That is 10,000. So goodwill amortized, that means 10,000. So interest on debenture, goodwill amortized, and done. Now last is depreciation. So depreciation, what you have to do is, it is given here accumulated depreciation, that is 2 lakh and 1 lakh 1,000. So 2 lakh में 1 lakh 1,000 you are going to subtract. So 2 lakh. Okay, please note the amount also so that it will not be confusion for you. So it will be 99,000. Okay, so when you are going to add all these, that is 99,000, 10,000 and 60,000. So it is coming 99,000 और 9,000 then 10,000. ये 1,60,000 हो गया. 1,60,000, 1,69 हो गया आपका. ये 1,69,000.
Okay, so 1,69,000. Then what you are going to do? You are going to add this amount to this amount. So अब ये आपका क्या आ जाएगा? That means when you are going to add, it is coming 4,69,000. So this is your operating profit before working capital changes. Okay, this is your operating profit before working capital changes. Done. Okay, so what else we have to do? अब working capital changes तो आ गया. अब हमें क्या निकालना है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी गिवन है तो टैक्स माइनस करना पड़ेगा. तो उसके पहले क्या आता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. वो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इन्वेंट्रीज गिवन है. देखिए आपकी इन्वेंट्रीज, inventory is given, that is stock in trade. So what you are going to do? You are going to subtract this. It is coming 62,000. So अब हम क्या करेंगे? लेस करेंगे stock in trade, या आप लिख लीजिए inventories. Inventories में amount is given 1,07,000 minus 45,000. So 7,000 में 5,000 माइनस करेंगे, 2,000 क्या हो गया? और ये 62,000. Okay, so you have subtracted this. It is coming 4,07,000. But now this 4,07,000 is cash generated from operation. It is cash generated from operation. Okay, अब आपने cash generated from operation तो find out कर लिया. Now what you have to find out is you have to subtract tax. Tax भी तो पे किया गया था ना. So now you are going to subtract tax paid. When you have paid the tax, अब आपने tax पे कर दिया तो ये हो जाएगा अगेन 70,000. subtract कर रहे हैं हम 70,000. So it is coming how much? 333 lakh. Sorry, 3,37,000. This is what? This is your cash used in operating activity. Okay, or cash flow from operating activity. Cash used in operating activity. Now this is done. Cash use of flow या cash used in operating activity. Now what you have to find is you have to find out cash flow from investing activity. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लेते क्या है? कोई भी परचेज या सेल्स हुआ हो एसेट का. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके कौन कौन से एसेट गिवन है? यहाँ पे आपका गिवन है मशीनरी. ठीक है, जो कि यहाँ आपका गिवन है. देखिए मशीनरी. अब हमें ये देखना है कि यहाँ परचेज हो रहा है या लेस हो रहा है. और कुछ है? इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो उसका भी हम करेंगे. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. एंड हाउ वी यूज टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इज यहाँ पे क्या होगा? आपका लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे परचेस कर रहे हो ना. आप कैसे परचेस कर रहे हो? सी, machinery is given how much? 8,21,000 was the cost of machinery, but now its cost is 12,03,000. So यहाँ पे क्या है? बढ़ रहा है, मशीन बढ़ रही है. That means you have purchased machinery. So purchase of machinery will be subtracted. Purchase of machinery and next is given of intangible asset. ठीक है, that is of ओके. सो मशीनरी हो गई आपकी, यहाँ पे गिवन है. और उसके बाद हमारा आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो मशीनरी डन. नाउ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट
का यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे 1 लाख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वॉज गिवन एट 2015 इन द ईयर 2015, बट इन द ओपनिंग इट वॉज 75,000। सो ऑब्वियसली परचेज हुआ है किसका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, purchase of non-current investment. So it is coming how much? If you want you can note down the amount also. ये 12 lakh 3,000 minus 8 lakh 21,000. So it is coming around 3 lakh 82,000 and it is coming 25,000. ठीक है, because 1 lakh में 75,000 माइनस किया. नाउ योर आंसर इज कमिंग हाउ मच, ये दोनों ऐड हो जाएगा, इट इज कमिंग 4,07,000. 4,07,000 इज अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. Clear? Now next you have to find out is cash flow from financing activity. Investing हो गया, operating हो गया. Now you are going to find out cash flow from financing activity. Now यहाँ पे शेयर, डिवेंचर, इंटरिम डिविडेंड या जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज गिवन. ओके, यहाँ पे आपका गिवन है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में चेंजेस हुए हैं, दैट मीन्स 4 लाख से शेयर कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख हो गया. दैट मीन्स 1 लाख का शेयर क्या हुआ है, इशू हुआ है. सो यू आर गोइंग टू राइट इशू ऑफ शेयर. Okay, that is 1 lakh. Now, अब अगर इशू हो रहा है तो वहां पे हमें पॉजिटिव में करना और एल्स नेगेटिव में. और क्या चीजें गिवन है यहाँ पे, सी शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी गिवन है जो 3rd नंबर पे है. बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका लोन है. लोन आपका कितना था, 2 लाख इन ओपनिंग ईयर 50,000, बट ये कितना हो गया 1,50,000. दैट मीन्स और लोन बढ़ गया. और लोन बढ़ने का मतलब ये पेमेंट नहीं हुआ है बट यहाँ पे बढ़ गया है, लोन बढ़ गया है. दैट मीन्स 1 लाख से आपका लोन बढ़ गया है, तो दैट विल बी कैश आ रहा है. तो नाउ यू आर गोइंग टू राइट बैंक ओवरड्राफ्ट. ये शॉर्ट टर्म आपका लोन हो गया. बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन 1 लाख यू आर गोइंग टू एड. ओके, नाउ व्हाट एल्स वी यूज टू राइट डिवेंचर चीजें हम लिखते हैं. लिखिए यहाँ पे देखिए आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपने कर लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है. अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखिए क्या है, 5 लाख और यहाँ पे कितना है 4,50,000. दैट मीन्स कुछ डिवेंचर रिडम्पशन हुए हैं, कितने के 50,000 के डिवेंचर जो हुए हैं वो रिडीम्ड हुए हैं. दैट मीन्स 50,000 के डिवेंचर रिडीम्ड हुए हैं. और रिडीम्शन को हम क्या करते हैं, रिडम्पशन को हम माइनस करते हैं. रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर we used to subtract. Now do you remember that we have taken something that is interest on debenture. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी तो हमने लिया था, तो हमें तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना डिवेंचर पे, क्योंकि हमने डिवेंचर लिया है, इशू किया है, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा. 60,000 तो कैश बाहर जा रहा है तो डिवेंचर से रिलेटेड है, तो वो भी तो हम एंट्री करेंगे. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर that is 60,000 will be subtracted here. Okay, so 2 lakh में जब हम 50,000 माइनस करेंगे it will be, और से ये आपका हो गया 1 लाख
10,000, तो 2 लाख में से 1,10,000 माइनस करेंगे, द आंसर इज कमिंग हाउ मच? व्हेन 2 लाख में से हम 1,10,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 90,000, वो भी पॉजिटिव में। सो ये क्या है? आपका कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ व्हाट फर्दर वी यूज टू डू? अब हम क्या करते हैं? अब हम कैश या कैश इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं कि वेदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है कैश या कैश इक्विवेलेंट में। तो अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये लिख लेते हैं बस, कैश इक्विवेलेंट। नाउ व्हाट थिंग्स वी यूज टू डू हियर? सबसे पहले हम ये देखते हैं इन्वेस्टमेंट और कैश, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है कहीं, yes investment is given, that is यहाँ पे आपका करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, ये दिख रहा है आपको करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज 60,000 ओपनिंग और 50,000 क्लोजिंग। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू राइट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सी ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कमिंग 60,000 एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज ऑल्सो 60,000। सो 60,000 इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, हमारा 1,20,000 आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है, ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। सो इट इज हाउ मच? 50,000 एंड 90,000। ओके, इट इज कमिंग हाउ मच? 50,000। आप यहाँ पे एक कॉलम बना के लिख लीजिएगा, एंड 90,000. So 50,000 and 90,000 is coming 1,40,000. So 20,000 is remaining. 20,000 जो है ये हमारा क्या है? ये बचा हुआ है। अब बताइए, ओपनिंग आपका 1,20,000 था, क्लोजिंग आपका 1,40,000 है, तो दैट मीन्स कैश बढ़ा है ना। तो ये बढ़ा है तो ये क्या हो जाएगा? नेट इंक्रीज in cash or cash equivalent. So this 20,000 is net increase in cash or cash equivalent. Okay, ये 20,000. Students, so now we are going to do question number 52. So from the following balance sheet of SRS Limited and the additional information on 31st March 2016, prepare a cash flow statement. So this is the balance sheet given of SRS Limited. यहाँ पे नोट टू अकाउंट गिवन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे जो है एंट्रीज करनी है, मतलब ये हम नोट टू अकाउंट चेक करेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंगली हम एंट्रीज करेंगे अगर कुछ हैं तो। कुछ यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि 50,000 12% डिवेंचर वर इशूड ऑन 31st March 2016, ठीक है। 2016 को एक 50,000 का डिवेंचर 12% डिवेंचर पे इशू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 20,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। ऑब्वियसली अगर आपको ये पूरा गिवन है तो यू हैव टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और प्लस यहाँ पे भी आपका डेप्रिसिएशन गिवन, तो ऑब्वियसली आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा।
So for question number 52, let us first prepare machinery account. मशीनरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है. अब ऑब्वियसली हमें यहाँ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, तो हमें इस पर्टिकुलर मशीनरी अकाउंट के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमारा आएगा वो हमें लिखना होगा इसमें. ठीक है, तो सबसे हमें क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो मशीनरी अकाउंट हमने यहाँ पे लिख लिया. मशीनरी अकाउंट, व्हाट वी यूज टू राइट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ठीक है, सो अब पहली चीजें हम क्या लिखते हैं, बैलेंस. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मशीनरी. यहाँ पे देखते हैं मशीनरी का गिवन है. देखिए यहाँ पे तो आपके पूरा टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट मिला के गिवन है ना, बट यहाँ पे देखिए मशीनरी आपका स्पेशल गिवन है. मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट वाज 5,22,500 और क्लोजिंग बैलेंस जो था वो 8,37,500. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, एसेट है. एसेट का ओपनिंग बैलेंस हम किधर लिखते हैं, एसेट का ओपनिंग बैलेंस वी यूज टू राइट दिस साइड. सो वी आर गोइंग टू राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. That means 5,22,500. This was the balance, and now we are going to write by balance carried down. जो आपका क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस was 8,37,500. 8,37,500. Now clearly यहाँ पे given है. देखिए जो चीजें you know, the things that you know कैन बी रिटन. जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. कैसे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस, यहाँ पे लिख देंगे सेल्स पे. ठीक है, किस पे हुआ है लॉस, सेल्स पे हुआ है. ऑन सेल्स हाउ मच इज गिवन, 5,000. और हम क्या लिखते हैं, हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, और हम क्या लिखते हैं, जो मशीनरी सेल हुई है. और अगर कुछ परचेज हुआ है तो हम इधर लिखते हैं. तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली यहाँ मशीनरी सेल हुई है तभी तो लॉस हुआ है. ठीक है, अब हमें ये कैसे फाइंड आउट करना है. देखिए इसके लिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहाँ है आपका, ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है प्लस यहाँ भी डेप्रिसिएशन गिवन है. तो इसके लिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. नाउ डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस. जो हमारी जो मशीनरी है उस पर जो वियर टियर हो रहा है वो एक तरह का खर्चा है मान लिए. ठीक है, तो अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से यहाँ पे गिवन है आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका गिवन है ओपनिंग बैलेंस. सो ऑब्वियसली ये एक तरह का हमारे लिए खर्चा है, एसेट नहीं है हमारे लिए. तो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज गिवन हाउ मच, 70,000. एंड यहाँ पे हम लिखते हैं ना टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 1,05,000. क्लियर. नाउ अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लिखना है एक्चुअली में जो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है एंड हाउ मच इट इज गिवन. यहाँ पे क्लियरली गिवन है ना आपको, देखिए on which accumulated depreciation was 20,000. ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है कि accumulated जो depreciation है आपका वो कितना है, 20,000. तो ये accumulated depreciation आपको यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा. मशीनरी में accumulated depreciation आप चार्ज करेंगे क्योंकि accumulated depreciation क्लियरली लिखा है. तो यही accumulated depreciation के नाम से यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी, टू मशीनरी दैट इज 20,000. अब यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. जो एक्चुअली में आपका डेप्रिसिएशन में जाएगा वो आपका बैलेंस आ जा रहा है, दैट मीन्स 55,000. ठीक है, तो अब ये मशीनरी का आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन.
दैट विल बी 20,000. सो अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना लॉस हो रहा है सेल्स ऑफ मशीनरी. इस मशीनरी के सेल्स पे कितना लॉस हो रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या गिवन है कि एक मशीनरी है जिसका प्राइस है 40,000, एक मशीनरी जिसका प्राइस है 40,000. ठीक है, अब उस मशीनरी पे 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया. एक मशीनरी जिसकी प्राइस है 40,000, उस पर 20,000 चार्ज हो गया डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो बचा कितना, दैट मीन्स अब उस मशीनरी की कॉस्ट है 20,000. अब वो मशीनरी की कॉस्ट 20,000 है, 5,000 लॉस हो रहा है सेल करने पे. तो दैट मीन्स 20,000 की मशीनरी आपने 15,000 में बेचा है, तभी तो आपको 5,000 का लॉस हो रहा है. तो दैट मीन्स आपने सेल कितने पे किया है, बाई सेल्स और बाई बैंक. यू आर गोइंग टू राइट, जहाँ अमाउंट आप लिखेंगे सेल्स, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू राइट 15,000 का आपने मशीनरी को सेल किया है. ठीक है, सो नाउ यहाँ पे जो बैलेंस आ जाएगा वो परचेज के नाम से आ जाएगा, टू बैंक परचेज. मतलब कितनी मशीनरी और बची है जो परचेज में जाएगी, दैट विल बी 3,55,000. क्लियर. तो ये आपका 2 अकाउंट बन गया. अभी हमें ये डेप्रिसिएशन को शो करना होगा इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. इस डेप्रिसिएशन को शो करना पड़ेगा, और ये परचेज और सेल्स जो भी हुई है मशीनरी की. ठीक है, ये चीजें डेप्रिसिएशन, सेल्स. नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर SSR लिमिटेड, SRS लिमिटेड. कैश फ्लो स्टेटमेंट of SRS Limited. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी यूज टू राइट इज, वी यूज टू राइट प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर. सो सी प्रॉफिट कितना गिवन है. तो हम क्या करते हैं, हम रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जो हमारा सरप्लस कितना बचा है, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट. तो ओपनिंग बैलेंस वॉज 50,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 1,25,000. सो माइनस करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, दैट विल बी 75,000. सो इट इज कमिंग 75,000. नाउ अब 75,000 में जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो टैक्स गिवन है. देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे तभी तो हमारा ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. क्या ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स. अगेन हमें वैसे ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करना जैसे अभी तक हमने किया है. तो प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन हाउ मच, सी फॉर करंट ईयर इट इज गिवन 1 लाख. तो दैट इज 1 लाख. प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर इट इज गिवन 1 लाख. अभी कुछ भी टैक्स पेड नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ करंट ईयर का लिया है. अगर टैक्स पेड गिवन होता, ठीक है, तो हम क्या करते, तो हम इसका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर करते. नाउ क्लियर. नाउ दिस इज योर 1,75,000. What is this? This is net profit before tax and extraordinary item. You have to write full. Okay, आपको full लिखना है. मैंने एब्रिविएशन लिखा है, बट आपको full लिखना है. Now अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्किंग कैपिटल. ठीक है, हमें यही तो फाइंड आउट करना है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब जब तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है जब तक वर्किंग कैपिटल में चेंजेस नहीं आए. तो उसमें हम क्या लेते थे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन में फाइंड आउट किया, डेप्रिसिएशन. और यहाँ पे देखिए आपका डिवेंचर गिवन है, तो डिवेंचर इशू हो रहा है, रिडीम हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस पर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया. सी गुडविल इज गिवन इन इंटेंजिबल एसेट, सो गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल amortized.
ओके, और कुछ चीज़ें यहाँ पे गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ये भी चीज़ें हम लेते थे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें आपके एडजस्टमेंट में गिवन है उसकी ड्यूअल एंट्री होगी, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके एडजस्टमेंट में गिवन है उसकी ड्यूअल एंट्री हो जाती है। ओके, सो लॉस हुआ है ना, यहाँ पे हमें लॉस हुआ है तो ये भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ों का आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। सी डेप्रिसिएशन भी है फाइंड आउट ना, तो मैंने बोला था डेप्रिसिएशन जो आपने अमाउंट निकाला है यही तो आपको यहाँ पे लिखना है 55,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें फाइंड आउट करना है। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? सो डिबेंचर इज गिवन हाउ मच, so what you are going to do is, see it is written 1,75,000, so opening balance आपका तो 1,75,000 पे you are going to provide 12% interest, that is for whole year, so it is coming 21,000. Now goodwill amortized is given how much, 75,000 for the opening balance and 50,000 is given, so balance you are going to find out, that is 25,000. Now what else is given? Loss on sale of machinery, so there is loss on sale of machinery of 5,000, so you are going to write 5,000. So all these things to be added, it is coming 1,06,000. Okay, so when you are going to add 1,06,000 and 1,75,000, it is going to come around 2,81,000. 2,81,000. Now this is your operating profit before working capital changes. This is operating profit before working capital changes. Now अब इसमें भी तो हमें कुछ चीज़ें लेस करनी है। क्या लेस करते हैं हम? इन्वेंट्री को लेस करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या लेस कर दिया यहाँ पे? इन्वेंट्रीज को, ठीक है। See, do you remember in the previous question also we have done operating profit before working capital changes, इसमें हमने इन्वेंट्री को लेस किया, फिर टैक्स पेड। Now what we used to do is we are going to subtract inventories. So inventory is given how much? It is given 36,000 opening balance and 61,000 is the closing balance. Okay, so what you are going to write? You are going to take the difference of the amount. You are going to take the difference of the amount, that is coming how much? 25,000. यही तो आ रहा है। सी इन्वेंट्रीज आपकी क्या है? 36,000 थी यहाँ पे, सॉरी ये आपको ये देखना है क्योंकि आपको अब नोट टू अकाउंट में देखना है। 36,000 वॉज द इन्वेंट्री, नाउ इट बिकेम 61,000। तो जब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इट इज कमिंग अराउंड 25,000। 25,000 अब क्या है? इन्वेंट्री हमारा बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स कैश बाहर जा रहा है। इन्वेंट्री बढ़ रहा है, कैश बाहर जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा? अब ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इन्वेंट्रीज, दैट इज 25,000। अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो नाउ द बैलेंस दैट इज कमिंग इज 2,56,000। ठीक है, 2,56,000 इज कमिंग द अमाउंट। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ना अब इसमें हम अगेन क्या करते हैं? लेस करते हैं। फिर से हम क्या करते हैं? टैक्स जो पेड है वो लेस करते हैं, लेस टैक्स पेड। अब लेट्स फाइंड आउट हाउ मच टैक्स हैज बीन पेड। So now tax paid, we have already find out the provision for tax। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स हमने फाइंड आउट किया था, जो था हमारा 1 लाख। 1 लाख क्योंकि हमें करंट ईयर का लेना था।
अभी जो हमें टैक्स पे करना था, एक्चुअल में जो टैक्स पे करना था वो 62,500, बट इतना प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब फिर आया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगेन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, दैट इज हाउ मच 62,500। अब इसमें से हम अगेन 62,500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, so our amount is coming 1,93,500. This is what? This is cash flow from operating activity. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि प्रोविजन गिवन है, अगर टैक्स पेड एडजस्टमेंट में गिवन होता तो वो वाला लेते, बट यहाँ पे सिर्फ प्रोविजन गिवन है, तो प्रोविजन का हमने क्लोजिंग बैलेंस ले लिया और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस हमने टैक्स पेड ले लिया। क्लियर? Now, next we have to find is cash flow from investing activities. ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सेल्स और परचेज वाली चीजें लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली सी यहाँ पे मशीनरी जो है वो परचेज हो रही है। कैन यू सी? It is given here machinery. Machinery, the opening balance was 5,22,500, but now the value of machinery is 8,37,500. So there is increase in the amount. So if machinery का cost increase हो रही है, that means पहले balance कुछ और दिखाया था about, that means कि what you have done, you have purchased the machinery. That means you have purchased the machinery. So purchase will be deducted, purchase of machinery. Purchase of machinery, what you are going to do is you are going to subtract both the amount, that is 8,37,500 minus 5,22,500, 5,22,500. Okay, so the amount is coming, that is 3,55,000. Sorry, ये अमाउंट आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे परचेस फाइंड आउट किया है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट में ऑलरेडी गिवन है, इसलिए हम बोलेंगे ये वाला अमाउंट नहीं लेंगे, ये अमाउंट लेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि डिप्रिसिएशन भी हुआ है, कुछ एसेट्स पे बीच में कुछ एसेट्स सेल हुए हैं, फिर उस पर जो लॉस हुआ है वो सब हमने कैलकुलेट करके वी हैव टू फाइंड आउट। सो परचेस इज गिवन। नाउ व्हाट एल्स, वी हैव टू फाइंड आउट परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट भी आपका गिवन है, सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है। ठीक है, तो परचेज ऑफ, that you are going to write purchase of non-current investment. We used to take purchase of non-current investment. It is given 75,000 and 50,000. So what you are going to write is purchase of non-current investment. ठीक है, purchase of non-current investment. So 70,000 minus 75,000 minus 20,000, it will be 25,000. ये दोनों आपका क्या होगा, माइनस होगा। नाउ सेल्स भी हुआ है मशीनरी का, तो योर व्हाट स्टेटमेंट यू यूज टू राइट, प्रोसीड्स ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, दैट इज 15,000 हमारा ऐड हो जाएगा। नाउ द अमाउंट इज कमिंग इन नेगेटिव 3,65,000. दिस 3,65,000 इज योर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Then next we have to find as cash flow from financial activity. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम क्या लेते हैं, शेयर, डिवेंचर इशू हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है, इंटरम डिविडेंड अगर कोई है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो जनरली यहाँ पे हम शेयर, डिवेंचर या कुछ लोन है, बोरोइंग है, तो वो लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
So first thing we used to write, let us see if their share has been issued. So the value of share is given how much, 4,50,000 closing and 3,50,000 was the opening. तो obviously 1 लाख का शेयर यहाँ पे इशू हो रहा है. तो now let us write issue of share that is of 1 lakh. ठीक है, 1 लाख का शेयर क्या हो रहा है, इशू हो रहा है. Now let us see of debenture. So long term borrowing में debenture value was given 1,75,000 but now the value is 2,25,000. See there is increase in the value of debenture. So obviously कुछ debenture जो है वो issue हुए हैं. So you are going to write issue of how much, 12% debenture. That is 50,000. Now what else is given? See in the adjustment it is given that 50,000 12% debenture were issued on 31st March 2016. ठीक है, तो वो हो गया आपका. Now bank overdraft is coming how much, 37,500 था, अब हो गया 75,000. दैट मीन्स लोन बढ़ गया. अगर लोन बढ़ गया तो अब देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा. लोन बढ़ गया तो अब नाउ अमाउंट विल बी 37,500 का बैंक ओवरड्राफ्ट था. ठीक है, जो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 37,500 का आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट था, यही बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको पे करना होगा ना. तो दैट विल ऑल्सो बी एडेड. करंट बैलेंस लेते हैं हम यहाँ पे. बैंक ओवरड्राफ्ट दैट मीन्स फॉर करंट ईयर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी प्रीवियस ईयर का, ये आपका हो जाएगा कितना, 37,500. ओके, 37,500. तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमें किन चीज़ों का करंट ईयर का लेना है, किन चीज़ों का हमें क्या करना है, डिफरेंस करके लेना है. जैसे इशू ऑफ शेयर, ये बैंक ओवरड्राफ्ट करंट ईयर का हमने क्यों लिया है. सो व्हाट अमाउंट यू आर गोइंग टू राइट फॉर द बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज 37,500. क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब 75,000 को, सॉरी दिस इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट, 75,000 में जब हम 37,500 माइनस करेंगे दैट इज कमिंग 37,500 ओनली. ओके, सो बैंक ओवरड्राफ्ट व्हाट इज 37,500, कैसे, क्योंकि 75,000 में से जब 37,500 को माइनस करेंगे तो दिस इज कमिंग द सेम अमाउंट. नाउ व्हाट एल्स वी हैव टू राइट एज इंटरेस्ट. अभी तो पे किया गया है डिबेंचर पे, सो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर. So interest paid on debenture was, here find out now 21,000. So 21,000 will be subtracted. 21,000 will be subtracted. So total amount is coming how much, 1,66,500. So this is what your cash used in financing activity. Now again what you have to find, still one thing is left, that is cash and cash equivalent. अभी हमें ये देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है कैश या कैश इक्विवेलेंट में. सो लेट अस सी, मैनुअली यहाँ पे देख लेते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू नोट इट डाउन. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो हम वहाँ यूज करते हैं. करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस इज गिवन 35,000 एंड कैश का ओपनिंग बैलेंस इज गिवन 26,500. जो इन दोनों को टोटल करेंगे आपका आंसर आएगा 61,500. अब हम क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं 20,000 और 36,500. ठीक है, तो इट इज कमिंग 56,500. 61,500 का आपका कैश था जो कि अब 56,500 का हो गया. सो देयर इज डिक्रीज इन द कैश. सो यू आर गोइंग टू राइट नेट डिक्रीज इन द कैश. वो 5,000 का आपका नेट डिक्रीज आएगा कैश में.
Clear this question? Students, so now let us understand question number 57. All the questions are same. See, this question is also same. ठीक है, सिर्फ आपकी ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि हाउ टू सॉल्व इट. Otherwise, now I can find out all the questions are same. Now same in this question, it is Sun Limited. इसका कैश फ्लो एंड द बैलेंस शीट इज गिवन. ठीक है, सारी चीज़ें वैसे ही गिवन है बैलेंस शीट में. ना नोट टू अकाउंट आपका यहाँ पे गिवन है. देर आर सम एडजस्टमेंट ऑल्सो गिवन, सो देर आर मेनी एडजस्टमेंट गिवन. सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं ताकि ज़्यादा भी एडजस्टमेंट आए तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज. ओके, सो सी सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं. यू आर इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द ईयर प्रपोज डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड गिवन है. और डिविडेंड किसको मिलता है, यू ऑल नो, दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर को. प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ नहीं मिला, इनको भी कुछ नहीं मिला. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 10% और 10% क्या मिला है, आपने डिविडेंड पे किया है. ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड पे किया है. सो डिविडेंड आप इंटरिम डिविडेंड पे करते हो तो वो किस में जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. ठीक है, वो हटा दीजिए अभी. अब मशीन विद द बुक वैल्यू ऑफ 90,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹50,000. एक 90,000 की मशीनरी को 50,000 में सोल्ड किया. लेकिन अभी देख लेते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000, ये पूरा गिवन है. डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020, डिवेंचर इशू किया गया. इन्वेस्टमेंट वर परचेज ऑन 31 मार्च 2021. प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया गया. एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 दिसंबर 2020. 31 दिसंबर 2020 को पे किया गया. तो ये हमें मंथली कैलकुलेट करना पड़ेगा. फ्रेश इक्विटी शेयर आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ, यहाँ पे फिर से इक्विटी शेयर इशू हुआ है प्रीमियम पे 5%. ठीक है, तो ये हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं. सो सी फर्स्टली हम यहाँ पे क्या प्रिपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एज मशीनरी अकाउंट. सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं. मशीनरी अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 57. So when you are going to prepare machinery account, see there is no accumulated depreciation given. ठीक है, यहाँ पे भी आप नोट में देखिए, नोट टू अकाउंट में यहाँ पे कहीं भी आपका डेप्रिसिएशन विथ मशीनरी नहीं गिवन है. ठीक है, तो अब आप मशीनरी अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे. यहाँ पे आपके कुछ इनटेंजिबल एसेट्स गिवन है. ठीक है, टेंजिबल एसेट्स गिवन है जो कि आपका प्लांट मशीनरी प्रॉपर्टीज इक्विपमेंट सब इसमें आ जाता है. तो ओपनिंग बैलेंसेस 6 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंसेस 7 लाख. तो ये तो कर लिया आपने. अब हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है, 60,000 चार्ज हो रहा है डेप्रिसिएशन. ओके, एंड देयर विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. तो 90,000 मशीनरी पे, ठीक है, लॉस कितना हो रहा है, इट्स ऑफ अबाउट 40,000, क्योंकि 90,000 तो बुक वैल्यू थी मशीनरी की, 50,000 जो है उसमें बिका है. तो 40,000 का तो लॉस हो गया. ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट. सो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, ये हमारा क्या है, एसेट है. सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब यहाँ पे बाई सेल्स अगर हुआ है तो सेल्स हो गया, बाई बैंक सेल्स हुआ ही है, बाई लॉस P&L में चला जाएगा, बाई डेप्रिसिएशन. और क्या चीज़ें होती हैं फिर यहाँ पे, बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन. अब यहाँ पे देखिए हमारा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 6 लाख, और बाई बैलेंस कैरी डाउन था हमारा 7 लाख. Okay, so this is done. Now, clearly it is written that machinery was sold for ₹50,000. So obviously it is going to be right as 50,000. Loss हुआ है कितने का, 90,000 की मशीनरी, 90,000 की मशीनरी 50,000 में सेल हुई है. तो there is loss of how much, 40,000. Depreciation is given 60,000. Okay, so the amount is coming 2,50,000. 2,50,000 is your buy bank purchase.
ठीक है, डन। नाउ सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सो यहाँ पे देख लेते हैं, सरप्लस गिवन है, ये सरप्लस इज गिवन, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, इट इज गिवन 2 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्या करेंगे, 4 लाख माइनस 2 लाख करेंगे, 2 लाख आ गया। अब 2 लाख में हम क्या करते हैं, इंटरिम डिविडेंड को माइनस करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड को हम ऐड करते हैं, और कुछ अगर डिविडेंड जो दिए गए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो। ठीक है, सो लेट अस नाउ फाइंड आउट। तो हम यहां पे कर लेते हैं, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सरप्लस। सरप्लस, अब यहां पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जो सरप्लस होता है बैलेंस शीट का, बैलेंस इन द पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। और सेम हम क्या करेंगे, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस को लेस करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 लाख माइनस 2 लाख, इट विल बी 2 लाख। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड जो आपने किसको दिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। सो प्रपोज डिविडेंड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, सो इंटरिम डिविडेंड कितना आ रहा है आपका। Okay students, so did you understood how to find out proposed dividend for preference share? इंटरिम डिविडेंड तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को मिलना था इंटरिम डिविडेंड, तो हमने 15% 3 लाख का कर लिया। अभी यहाँ पे क्लियरली गिवन है प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिला है, तो दैट मीन्स 10% ऑफ अगेन 3 लाख। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, 75,000 हमारा टोटल डिविडेंड आया, जो हमने 2 लाख में ऐड किया, 2,75,000। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इज गिवन 2,75,000। अभी हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट सॉरी टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कन्वर्ट करना है किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फॉर दैट वी हैव टू ऐड सम ऑफ द आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो हमें याद है पहले वो देख लेते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, देयर वर सम मोर आइटम्स गिवन, और ऑब्वियसली डिबेंचर है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी तो दिया गया होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, तो अभी तो हमें इतना याद है, तो पहले इन सारी चीजों को कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज गिवन 60,000 क्लियरली इन योर एडजस्टमेंट। ने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी से देखिए, लॉस हुआ है सेल ऑफ मशीनरी पे कितने का, 40,000 का, तो वो भी हम क्लियरली यहाँ पे लिख लेंगे, हाउ मच, 40,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अब लेट अस सी व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर इज गिवन हाउ मच, लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवेंचर इज गिवन 2 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, डिवेंचर पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट किस पे दे रहे हैं, जो बचा हुआ हमारा लास्ट में डिवेंचर है उस पर तो इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दैट मीन्स अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाख पे कितना परसेंट डिवेंचर दे रहे हैं, वी आर गिविंग 10%। ठीक है, तो 10% ऑन 3 लाख, इट इज कमिंग हाउ मच, 30,000। क्लियर,
सी हियर वन प्रोविजन इज गिवन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो यहाँ पे प्रोविजन गिवन है किस पे, डाउटफुल डेब्ट पे। तो ये प्रोविजन भी हमें लेना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स होता तो वो भी हम लेते, तो यहाँ पे हम लेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। That is 20,000 minus 10,000, it is coming 10,000. Okay. Now, one thing we have to subtract here, that is interest on investment received. ठीक है, अब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर आपको क्या मिल रहा है, आपको उस पर क्या मिल रहा है, आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। सी इट इज रिटन हियर ना, इन्वेस्टमेंट वो परचेज ऑन 31 मार्च 2021। तो इस पे क्या है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो इन्वेस्टमेंट इज गिवन हाउ मच, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इट इज गिवन 10% इन्वेस्टमेंट। तो 10% इन्वेस्टमेंट अगर क्लियरली गिवन है, दैट मीन्स ये क्या है, इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या गिवन है, इट इज गिवन 2 लाख और 1 लाख। सो 2 लाख माइनस 1 लाख, इट विल बी 1 लाख। 1 लाख पे हम क्या करेंगे, 10% इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन। सो वाई वी आर राइटिंग, बिकॉज इट इज क्लियरली गिवन 10%, ठीक है। तो 1 लाख पे क्या करेंगे, 10% हम इंटरेस्ट लगा दे रहे हैं, दैट इज कमिंग 10,000 माइनस में। सो 10,000 ये माइनस हो गया, आपका बचा कितना, 1,30,000। सो 1,30,000। अब 1,30,000 वी आर गोइंग टू एड इन दिस, इट विल बी अराउंड 4,05,000। 4,05,000, दिस 4,05,000 इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर। तो ये हो गया आपका। अब आपने ये तो फाइंड आउट कर दिया, नाउ यू हैव टू ऐड सम थिंग्स और सब्ट्रैक्ट। वो आपका क्या होता था, वो आपका करंट एसेट्स होते थे और या करंट लाइबिलिटी। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो इट इज गिवन ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्रीज। अब हम यहां देखेंगे ट्रेड पेबल इज गिवन ऑल्सो। सो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, करंट लाइबिलिटी में ना, तो ऐड करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड, ट्रेड पेबल। सो ट्रेड पेबल आपका 60,000 से 1,40,000 हो गया, तो दैट मीन्स 80,000 से बढ़ गया, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री गिवन है, दोनों देखिए बढ़ रहा है, तो दोनों ही लेस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, लेस करेंगे क्या, ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्रीज, ठीक है। दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन्वेंट्री इज कमिंग हाउ मच, 1 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल भी आपका ट्रेड रिसीवेबल का, सॉरी यहाँ पे गिवन है आपका एडजस्टमेंट में, ट्रेड रिसीवेबल विल बी 1 लाख, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आपका ये बैलेंस गिवन है, बट आपको ये भी देखना है नोट टू अकाउंट, और फिर आपको वो नोट टू अकाउंट वाला बैलेंस लेना है। तो ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन को हटा के आपका कितना आ रहा है, 3 लाख और 2 लाख है ना, तो दोनों का अमाउंट यू आर गोइंग टू राइट 1 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। सो इट इज कमिंग इन निगेटिव, दैट इज 1,20,000। Now from 4,05,000 you are going to subtract 1,20,000, you are going to get 2,85,000. 2,85,000 is your cash flow from operating activity. Cash flow from operating activity.
क्लियर, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और इन्वेस्टिंग में हम परचेज सेल्स यही लेते हैं ना. So cash flow from investing activity, so इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अब आपको क्या क्या चीजें लेनी है. आपने कुछ चीजें परचेज की हैं, कुछ चीजें सेल्स की हैं, वो चीजें हम यहाँ पे लेंगे. ठीक है. या अगर किसी जैसे कि आपको किसी चीज पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट पे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेस किया उस पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है. तो नाउ लेट अस राइट. तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए आपने मशीनरी परचेस की है, सॉरी मशीनरी आपने परचेस की है, दैट इज ऑफ 2,50,000. सो दिस यू आर गोइंग टू राइट परचेज ऑफ मशीनरी दैट इज 2,50,000. ठीक है, ये तो आपने लिख लिया 2,50,000. और कुछ परचेज किया आपने, सेल्स का पहले लिख लेते हैं. तो यहाँ पे क्या है, आपने सेल किया है तो प्रोसीड्स ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी दैट इज 50,000. डन. अब लेट अस फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गिवन ना, जो कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है. अब देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख से 2 लाख हो गया. कोई नोट टू अकाउंट में नहीं है, 1 लाख से 2 लाख हो गया. दैट मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट को परचेस किया है. कितने पे परचेस किया है, आपने इन्वेस्टमेंट को 1 लाख पे परचेस किया है. सो यू हैव परचेज द इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. Also you have paid interest for this investment. Interest. ठीक है, आपको ये मिला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. तो 10,000 आपको मिला है. कंप्लीटेड, ये इतना हो गया. सो योर आंसर इज कमिंग इन निगेटिव. आपका आंसर माइनस में आ रहा है. दैट मीन्स 3,50,000. 50,000 माइनस कर दिया तो आपका हो गया 3 लाख. 3 लाख में ये माइनस कर देंगे 2 लाख. योर आंसर इज कमिंग 2,90,000. ये माइनस में 2,90,000 इज योर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. क्लियर. ओनली दिस थिंग यू हैव टू डू इन कैश इन यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अगर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी आप लिखेंगे. नाउ व्हाट एल्स यू हैव टू प्रिपेयर इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी यूज टू टेक ऑल द अमाउंट दैट इज रिलेटेड टू शेयर, डिबेंचर और इंटरम डिविडेंड अगर पे हुआ है, रिडम्पशन हुआ है डिवेंचर का, तो वो सारी चीजें लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी ऑफ शेयर. सो इक्विटी शेयर इट इज गिवन इन नोट टू अकाउंट. सी इक्विटी शेयर 3 लाख का था, हो गया 5 लाख. दैट मीन्स 3 लाख इक्विटी शेयर, वो वैल्यू वॉज गिवन ओपनिंग बैलेंस एंड नाउ इट इज 5 लाख. दैट मीन्स सम ऑफ द शेयर हैज बीन इशूड. सो इशू ऑफ शेयर विल बी एड. सो इट विल बी 2 लाख. 5 lakh minus 3 lakh, it will be 2 lakh. Issue of share, equity share. Now अब क्या हुआ है यहाँ पे, सी प्रेफरेंस शेयर 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर था, बट अब कितना हो गया यहाँ पे 2 लाख हो गया. दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हुआ है. सो रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर. सी डिवेंचर में और प्रेफरेंस शेयर में हम परसेंटेज इसलिए लगाते हैं बिकॉज ये इनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सो 1 लाख रिडम्पशन हुआ है, दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव. नाउ इंटरम डिविडेंड इज पेड.
interim dividend is paid. Do you remember interim dividend we have find out how? 3 lakh, that means interim dividend किसका पे किया गया है, clearly written है इक्विटी शेयर का, तो 3 lakh of 15% that is 45,000, so 45,000 will be negative. interim dividend paid हुआ है, ठीक है, interim dividend paid. Now proposed dividend is also paid, that is 30,000, so you're going to write proposed dividend. This also I have explained किसे कैसे find out करना. proposed dividend paid, that is 30,000. Okay, now see it is written here that fresh equity share were issued at a premium of 5%. क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि फिर से इक्विटी शेयर को इशू किया गया है, तो यहाँ पे क्या इशू हुआ है इक्विटी शेयर किस पे, प्रीमियम रिजर्व पे, कितना 5% प्रीमियम रिजर्व पे, ठीक है. तो ये क्या है आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि जब हम शेयर इशू करते हैं, शेयर को जब हम इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से लिखते हैं, दैट इज गिवन 5% ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ओके, तो यहाँ पे फिर से शेयर इशू हुआ है 5% प्रीमियम पे, बट अगर हम नोट टू अकाउंट में देखेंगे तो हमें यहाँ पे इक्विटी शेयर ये गिवन है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या 31 मार्च 2021 को यानी क्लोजिंग डे पे, बट यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑलरेडी गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑफ 10,000 ऑलरेडी गिवन, सो दैट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वी आर गोइंग टू राइट, दैट इज 10,000 विल बी एडेड, ठीक है. अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे यहाँ पे देखिए डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020. डिवेंचर है ना 1 अप्रैल, दैट मीन्स ओपनिंग ईयर में ही डिवेंचर फिर से इशू हो रहा है, ठीक है, और 1 अप्रैल. दैट मीन्स इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर. इशू ऑफ डिवेंचर हाउ मच गिवन, यहाँ पे गिवन है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख और 3 लाख, तो ये क्या हो गया इशू हो रहा है डिवेंचर, तो यहाँ पे हो गया 1 लाख. 1 लाख का डिवेंचर इशू हो रहा है क्योंकि पहले 2 लाख था, अब इंटरेस्ट भी मिलेगा डिवेंचर पे, कुछ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना गिवन था, 10% गिवन था, तो आपको किस पे डिवेंचर कितना था स्टार्ट आपका करंट ईयर में 3 लाख, तो 3 लाख पे आपको 10% मिलेगा, कितना हो जाएगा 30,000. ओके, सो नाउ आपको ये सारी चीजें टोटल करनी है, ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है. फिर अमाउंट इज कमिंग 1,05,000. दिस 1,05,000 इज योर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो आपको एडजस्टमेंट को अच्छे से ध्यान से देखना है. इक्विटी शेयर इशू हुआ है जो कि ऑलरेडी हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिया था, बट यहाँ पे 5% प्रीमियम पे दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ले लिया, ठीक है. और इंटरम डिविडेंड भी हमने एंट्री कर लिया, प्रेफरेंस शेयर व रिडीम्ड, ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी कर लिया था. इन्वेस्टमेंट व परचेज, तो हमने परचेज इन्वेस्टमेंट को भी परचेज कर लिया था. डिवेंचर वर इशूड, सो इशूड ऑफ डिवेंचर की भी एंट्री हो गई थी यहाँ पे. डेप्रिसिएशन चार्ज ये भी हमारा हो गया है, मशीन विद बुक वैल्यू ऑफ ये भी हमारा, तो हमने एडजस्टमेंट की सारी चीजें कर ली. ना लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में वी यूज टू डू द एंट्री ऑफ, ये फाइंड आउट करते हैं वेदर देयर इज नेट इंक्रीज इन द कैश और कैश इक्विवेलेंट और देयर इज डिक्रीज इन द कैश और कैश इक्विवेलेंट. तो कैश और कैश इक्विवेलेंट के लिए हमें करंट इन्वेस्टमेंट देखना होता है, तो ओपनिंग बैलेंस इज 50,000 एंड कैश इज 20,000, 70,000 हो गया. यहाँ पे 90,000 और 80,000 दिया है, ठीक है, ये आपका हो गया 1,70,000, ठीक है, ये आपका हो गया 70,000, ये हो गया आपका 1,70,000. सो जब आप माइनस करेंगे
ठीक है, तो आपका अमाउंट आएगा 1 लाख। सो 1 लाख इज इंक्रीज इन द कैश, क्योंकि पहले कम था ना, 50,000 प्लस 20,000 ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऐड करिए 70,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 80,000 प्लस 90,000 1,70,000 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख। कैश यहाँ से बढ़ रहा है, दैट मीन्स नेट इंक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर? सो चैप्टर इज कंप्लीट नाउ।